हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपनी डेली क्विज सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको करना यह है कि जैसे हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वैसे ही आपको आंसर क्लिक करना है और बाद में अपने आंसर्स को चेक जरूर करना है। साथ ही साथ पेन और पेपर अपने साथ रखना है ताकि जितने भी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे द्वारा डिस्कस किए जाएं वो सब आप नोट डाउन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया? ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आकर के बिल्कुल वीडियो को सपोर्ट करें। और जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, जो भी तैयारी करते हैं, आपके पास स्टडी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शेरशाह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। शेरशाह के बारे में बात करते हैं तो शेरशाह का जो शासन काल है वो भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए, सोना, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। तो ये शेरशाह के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो है सूर्यवंश का संस्थापक भी रहा है। तो इसके द्वारा रुपया नामक चांदी का सिक्का जो है वो चलाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, कुतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब इस नाम से जरूर परिचित होंगे। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, कुतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कुतबी। महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी, कुतबी आदि विद्वान जो है वो रहते थे। कुतबी महमूद गजनवी का जो था वो दरबारी इतिहासकार था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्राचीन पत्तन पुहार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राचीन पत्थर पुहान प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार या वेंगई। ये नदियां हैं आपकी। तो किसके तट पर जो है वो पुहार नाम का पत्तन स्थित था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कावेरी। पुहार बंदरगाह कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। प्रारंभ में चोल शासकों द्वारा जो है पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बना करके सुरक्षित रखा गया था और इस कार्य के लिए उन्होंने श्रीलंका से लाए हुए युद्ध बंदियों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो है साथ ही साथ तमिल ग्रंथ पट्टिटन पाले में पुहार का बड़ा सजीव वर्णन दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कावेरी। तो चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? गंगा, पलाशिनी, यमुना या ऋजुपालिका। महावीर स्वामी के बारे में आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो इनको किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, ये सवाल पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और साथ ही साथ जो है 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। इनकी जो है पत्नी यशोदा थी। साथ ही साथ 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की और 42 साल की आयु में इन्हें जो है जिम्भी ग्राम के निकट जो ऋजुपालिका नदी है वहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो
महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर देखिएगा राख का टीला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये लिखा हुआ है राख का टीला, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राख का टीला निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल पर संबंधित है, नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है राख का टीला। तो आपको बताना है, ऑप्शन में है बूढ़ीहल, संगनकल्लू, कोलडिहवा या ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो राइट आंसर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है गाइज वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी संगनकल्लू। संगनकल्लू, यदि हम संगनकल्लू की बात करें तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में मैसूर के पास। तो वहाँ से जो नवपाषाणिक स्थल के राख के टीले हैं वहाँ से मिले हुए हैं। अगर हम बात करें कि जो है बूढ़ीहाल की, तो ये भी आपका एक पुरातात्विक स्थल है, लेकिन ये मध्य पाषाणिक काल का स्थल है। और कोलडिहवा से यदि हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि यहाँ से धान की खेती के जो है वो प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये स्थल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 6। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए थे, यानी पहली बार बात की गई कि जो वो चुनाव कराया जाएगा, पहली बार बात हुई कि चुनाव कराया जाएगा। तो फटाफट जो है राइट आंसर कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। मुझे लगता है कि आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है भारत परिषद अधिनियम 1992। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ष 1885 में भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट रही है। INC की स्थापना हुई, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो जो चुनाव कराए जा रहे हैं 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो पारित होता है और नाम मात्र के जो है सदस्यों को शामिल किया जाता है, चुनाव के आधार पर शामिल किया जाता है। तो ये जो है निर्वाचन शब्द का प्रयोग जो है इसी अधिनियम में किया गया था। तो यहाँ पर निर्वाचन ना प्रयोग होकर के मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1892। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था, ये सवाल है कि गांधी का जो नमक सत्याग्रह था वो वर्ष 1930 की बात है। तो नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जो था वो क्या था, ये बात पूछा हुआ है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, मुझे पता है कि आप सभी राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नमक कानून को निरस्त करना। तो गांधी जी नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना चाहते थे। इस वजह से 78 सहयोगियों के साथ अपने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर मुट्ठी भर नमक उठाकर वो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? 1900, 1901, 1902 या फिर 1905? ठीक है। तो जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है वो कब स्थापित हुई थी, यही बात सवाल में पूछी हुई है। आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1905। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये नाम ध्यान रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। शुरुआत में इसका नाम इंडिया हाउस जो है रखा जाता है, इंडिया हाउस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कब हो रही है? 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। किस कांग्रेस अधिवेशन ने
1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन दिया। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, तो ये कब चलाया गया है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो किस आंदोलन कहाँ पर जो है समर्थन किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1905 का बनारस अधिवेशन। ठीक है, हालांकि 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन 1905 में ही बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बनारस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य अपने कब्जे में ले लिया? कैनिंग, बेंटिक, डलहौजी या वेलेजली, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि सही जवाब क्या है, कि किसने जो है वो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए राज्य अपने कब्जे में लिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी यानी डलहौजी। आप सभी डलहौजी के बारे में जानते भी हैं कि एक नीति थी इसकी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति विशेषता हम इसे कहते हैं। तो हड़प नीति का जो जन्मदाता था वो डलहौजी था और इसने ही ये काम किया हुआ था कि वो राजाओं के पुत्रों को गोद नहीं लेना देता था और बाद में उसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लेता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी डलहौजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, ये बात पूछा हुआ है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यांगटीसी। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी चीन में बहने वाली यांगटीसी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यांगटीसी। यदि हम इसके पूरे विश्व में बात करते हैं तो पूरे विश्व में ये नदी 3rd नंबर पर आती है, जबकि पहले नंबर पर आपकी अमेजन है और नील नदी, इन दोनों का स्थान जो है वो पहले दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आपकी यांगटीसी आती है और जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, आइए देखते हैं। बृहद ज्वार आता है, यानी बृहद ज्वार के बारे में पूछा हुआ, लार्ज टाइड के बारे में पूछा हुआ है, हाई टाइड के बारे में पूछा हुआ है। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही रेखा में होते हैं, जब सूर्य, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, या फिर जब रात बहुत ठंडी हो। तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दो। तो यहाँ पर बृहद ज्वार के बारे में पूछा हुआ है कि बृहद ज्वार कब आता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। तो जो है सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होंगे तो फिर क्या होगा, बृहद ज्वार होगा। जबकि जब वो समकोण की स्थिति बनाएंगे तो फिर लघु ज्वार आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, आपको बताना है कि कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो वो उत्पन्न होते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो उत्पन्न होंगे आपके भूमध्य सागर में। कहाँ पर, भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभों से भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो ये जो विक्षोभ हैं वो आपके मिडिल ईस्ट के देश इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं और ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं और भारत में जो रबी की फसल है यानी गेहूं की फसल है उसको जो है ये व्यापक लाभ भी पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है आपका, भारत अवस्थित है, यानी भारत की अवस्थिति पूछा हुआ है ग्लोब पर उत्तर पूर्व में, ग्लोब पर उत्तर पश्चिम में, ग्लोब पर दक्षिण पूर्व में, इनमें से कहीं नहीं। तो यदि हम भारत की अवस्थिति गोल ग्लोब पर देखें तो कुछ इस प्रकार से आपका भारत की स्थिति दिखाई देती है, यानी ये नॉर्थ साइड हो गया और ये ईस्ट साइड हो गया। तो जो ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है वो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पूर्व। कहाँ पर हो गया? उत्तर पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर नोएडा? तो गाइज इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर। कानपुर में आपका ये स्थित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? यदि हम रोलिंग प्लान की बात करते हैं, जिसे अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं, अनवरत योजना। और ये 1978 से 1980 के बीच लागू की गई थी। कब से कब तक? 1978 से 1980 के बीच, और लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो कहाँ पर लाया जा सकता है? तो ये बात आपको बतानी है कि जो है कहाँ पर, केवल लोकसभा में, तो केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसके लिए आर्टिकल जो इस्तेमाल होता है वो 368 होता है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन लाया जाता है। तो राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। 17वां प्रश्न है आपका कि संशोधन विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है कि वो कहां पर आएंगे? वो प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है? तो फोकस करना है आपको 0 आवर पर, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि शून्यकाल जो है वो भारत की ही देन है। शून्यकाल जो है वो अपने भारत की ही देन है, और भारत में वर्ष 1962 से शून्यकाल की अवधारणा प्रचलित है। जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय काल होता है वो संसद में उसको हम शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये विशेषतः आपका प्रश्नकाल का समय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की नागरिकता के संबंध में कौन सी बात सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको राइट आंसर बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि हम भारतीय संविधान में नागरिकता को देखें तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। तो भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताता है, और संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें ताकि आपके जो दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं, उन तक भी ये क्लास बहुत बेहतर तरीके से पहुंच जाए। तो गाइज इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरदार पटेल। जबकि यदि हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। यदि हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के तो राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी, साथ ही साथ संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी, तो ये उसके अध्यक्ष रहे हैं। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष रहे हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संचालन और नियम समिति के अध्यक्ष रहे हैं, संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर करना है कौन सा जवाब सही है। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर का जो रक्त दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। यदि हम बात करें सामान्य व्यक्ति में रुधिर दाब की तो इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो चीजें शामिल होती हैं। अगर हम सिस्टोलिक की बात करते हैं तो 130 से 140 mm पर Hg, और डायस्टोलिक की बात करें तो 70 से 80 mm पर जो है Hg ये दाब हमारे शरीर के अंदर होता है। और रुधिर दाब को मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर वायु दाब नापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया? जीव विज्ञान की बात है तो जीव विज्ञान नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। एक बार सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, 9 बजे डेली मैं इसको लेके आता हूं और लगातार ये आपके लिए जारी रहेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करने के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर नाम किसने दिया है ये बात पूछा हुआ है, तो नाम जो दिया था जीव विज्ञान का वो लैमार्क ने दिया था। जबकि अगर हम जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो वो अरस्तु हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से? तो फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा कि ये किससे संबंधित है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें। तो फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यही फोटोवोल्टाइक सेल होती हैं जिसे हम पीवीसी कहते हैं, और ये जो हैं हमारे सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए यानी सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर की बात है। प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, या फिर खगोलीय दूरियों की? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी यानी खगोलीय दूरियों की। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो है प्रकाश वर्ष जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। विशेषता ये दूरी का मात्रक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी यानी खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी शब्द किसे नामित किया है? आधार, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति या कृषि? आधार, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति या कृषि? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि जो है
जो है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आत्मनिर्भरता। जबकि अंग्रेजी वर्ड कौन सा है? तो वो है क्वारंटाइन। अंग्रेजी वर्ड है क्वारंटाइन और हिंदी वर्ड है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, वो हो जाता है आत्मनिर्भरता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है? तो किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है? तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के द्वारा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दिया गया है। अल सल्वाडोर से पहले ऐसा बिटकॉइन को किसी ने भी कानूनी मान्यता नहीं दी है, लेकिन अल सल्वाडोर ने ये काम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो राज्य हो जाता है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है किसने? राजस्थान ने इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत होगा क्या कि जो मीटर वाले कृषि उपभोक्ता हैं और उनके बिजली बिल पर 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यानी हर महीने 1,000 रुपये के अनुदान का जो प्रावधान है वो किया गया है इस योजना के तहत। तो 1,000 रुपये तक की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। प्रश्न नंबर 28, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला है? नाफ्ताली बेनेट, बेंजामिन गेट्स, सिल्वान सलोम या गाजी अस्केनाजी? तो आपको बताना है कि किसने ये जो है शपथ लेकर कार्यभार संभाला है। तो इजराइल में प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे और जो बेंजामिन नेतन्याहू थे वो चुनाव हारे हैं। तो जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम हो जाता है नाफ्ताली बेनेट। 13 जून को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो इनके शपथ लेने के साथ ही 12 साल से ब्राजील के प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। तो इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की जगह ली है, नाम हो जाता है नाफ्ताली बेनेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निम्न में से किस दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें एक बार, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कमेंट करें कि क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14 जून। ठीक है, 14 जून को जो है ये दिवस मनाया जाता है। 2005 से लगातार जो है ये दिवस रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से जो है वो मनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 14 जून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जून यानी ऑप्शन नंबर सी। ILO के द्वारा यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2002 से यह दिवस जो है आपका मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 12 जून। ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 24 भी संविधान में बाल श्रम निषेध की बात करता है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो है बाल श्रम निषेध को जो है
लागू करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 12 जून। तो इस प्रकार से इस वीडियो सीरीज में मैंने जो है 30 क्वेश्चन शामिल किए थे। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब अपने स्कोर्स जरूर कमेंट करें कि इस पूरी वीडियो श्रृंखला में आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो श्रृंखला जीएस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए है। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, सुपर टेट, यूपी टेट, या फिर आप पीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।